हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे सीबीएसई क्लास 10 के प्रैक्टिस पेपर, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे थे हम। और आज हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। आज सेक्शन सी का हम पहला सम करेंगे। सेक्शन सी का पहला सम यानी सम नंबर 26। तो चलो पढ़ते हैं। 26 नंबर सम क्या लिखा हुआ है। लिखा है एलसीएम ऑफ 6 to the power 4, 8 to the power 2 and k is 12 to the power 4, where k is a positive integer. Find the smallest value of k, show your steps. तो हमको k का स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। हमारे पास है क्या क्या, 6 to the power 4 है, देखो 8 का स्क्वायर है और एक k है। इन तीनों का एलसीएम जो है वो कितना होता है, 12 का पावर 4, करेक्ट। अब देखो एलसीएम अगर इनका ये निकला होगा तो कैसे निकला होगा, 6 to the power 4, तो 6 to the power 4 6 होता है, 2 multiplied by 3, इस पूरे का पावर 4, यानी कि इसको थोड़ा सा और स्पेस दे देती हूँ मैं। तो इसका मतलब हुआ 2 का पावर 4 है मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 4, ठीक है। 8 का स्क्वायर यानी अंदर 2 का क्यूब होगा, उसका स्क्वायर, इसका मतलब 2 का पावर 6 होगा, ठीक है। और एक k है, अभी हम देखते हैं k क्या होता है। 12 to the power 4 जो आया, जो एलसीएम आया 12 to the power 4, ये एलसीएम 12 to the power 4 कैसे आया होगा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 का पावर 4, यानी कि 2 का पावर 2 3 का पावर 1 का पावर 4, यानी कि 2 का पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 4, ये एलसीएम आया है। एलसीएम में क्या लेते हैं हम, जो भी पार्ट, जैसे समझ लो 2 का पावर 8 आया, यानी कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई एक ऐसा टर्म है जिसमें 2 का पावर 8 है, क्योंकि जो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर होता है वो हम ले लेते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम में 2 का पावर 8 इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका मतलब कि जो भी नंबर है उसमें ज़रूर 2 का पावर 8 हुआ होगा, ठीक है। तभी हमने इन तीनों में से जो सबसे हाईएस्ट पावर था 2 का वो ले लिया एलसीएम में। दूसरा है मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 4। 3 का पावर 4 हमारे पास यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो k के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है 3 का पावर मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 1 हो, या 3 का पावर 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, कुछ भी हो, कुछ हो सकता है। लेकिन हमको k की एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालने बोला नहीं है, हमको बोला है k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इतना तो 100% श्योर है कि k की मिनिमम वैल्यू में 2 to the power 8 तो पक्का है। 3 हो भी सकता है, कोई भी पावर हो सकता है 4 तक का, या नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो इससे हमको ये पता चल गया, तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ k इज 2 to the power 8। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ k तो हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते, हम एक रेंज बता पाते कि या तो 2 to the power 8 से लेके 2 to the power 8 इंटू 3 to the power 4 के बीच कुछ है, लेकिन यहाँ मिनिमम वैल्यू बोल रहा है तो हमने ये निकाल दिया। करते हैं सम नंबर 27। लिखा है इफ़ m and n आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल। हमको मतलब इसको हमको पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं करना है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम जीरोज ही निकाल लेते, मतलब x की 2 वैल्यूज ही निकाल लेते। लेकिन यहाँ बोल रहा है वैसे मत करो, बिना फैक्टराइजिंग किए, बिना इस सम को सॉल्व किए, और बताओ 1/m अपॉन 1/m प्लस 1/n क्या होगा, ये नंबर 1 है। और नंबर 2 पूछ रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होगा। हमको सिर्फ पता है m एंड n ये 2 जीरोज़ हैं, मतलब ये 2 x की वैल्यूज़ हैं। तो ज़ीरोज़ के लिए हमने ये देखा है कि सम ऑफ द ज़ीरोज़, यानी यहाँ पे m और n है ना, तो m प्लस n क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से माइनस b अपॉन a होना चाहिए। यानी माइनस b क्या होता है, जो x के पास कोएफिशिएंट हो, दैट इज़ -1, अपॉन a जो x स्क्वायर के पास कोएफिशिएंट हो, यानी कि 1/3। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ mn होता है c अपॉन a, यानी कि जो कांस्टेंट है अपॉन जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -2/3, ये हमको पता है। अब हमको नंबर 1 पूछा है 1/m प्लस 1/m निकालो, तो हम इसका देखते हैं कितना सॉल्व कर पाते हैं। mn एलसीएम हुआ, ऊपर हुआ n प्लस m मतलब m प्लस n ही होता है। m प्लस n हमको पता है 1/3 है, डिवाइडेड बाई mn है, मतलब -2/3 है।
3 3 कट गया, यानी इसका आंसर -1/2 है। पहला का तो आंसर आ गया। नंबर 2 पूछ रहा है m² + n² निकालो। तो ये a² + b² का लग रहा है। तो a² का + b² का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट a + b का होल स्क्वायर -2ab, वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे m + n का होल स्क्वायर -2mn। इसको सॉल्व करो तो देखो m² + n² ही आएगा। तो m + n का होल स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई mn मतलब -2/3। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर इज 1/9 माइनस माइनस प्लस और 4/3। तो 9 एलसीएम हुआ, 1 + 3 3 = 9, 3 4 = 12, यानी कि 13/9। तो ये दो वैल्यूज़ हमारी आ गई। नंबर 1 का आंसर है -1/2, नंबर 2 का आंसर है 13/9। ओके, नाउ करते हैं सम नंबर 28। लिखा है द ग्राफ ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax + y + 8 = 0 इज शोन इन द फिगर बिलो। नीचे देखो एक ग्राफ पेपर में एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, एक लाइन ड्रॉ की हुई है। वो लाइन का जो इक्वेशन है उसमें a मिसिंग है, x + y तो होता ही है किसी भी इक्वेशन में x और y, a मिसिंग है, वही a की वैल्यू निकालनी है। पहला नंबर तो यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। और सेकंड बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 4x - 3y - 14 = 0। नंबर 2 में हम आते हैं, पहले हमको इक्वेशन पूरा पता करना पड़ेगा। तो नंबर 1 में a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब a की वैल्यू मतलब ये जो पार्ट है ना नंबर 1 वाला, ये इसकी वैल्यू a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो ये ग्राफ में हम पहले एक चीज़ पता करते हैं। तो इस ग्राफ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है। अगर ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट से टच करते हुए क्रॉस करते हुए जा रही है, तो वो है 4, यानी कि इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है 4। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो है 4,0। ठीक है, 4,0 जो है ये इस लाइन पे है ना, तो हम बोल सकते हैं 4,0 लाइज ऑन द लाइन ax + y + 8 = 0। इस पे ये 4,0 लाई करता है। अगर कोई भी पॉइंट किसी पर्टिकुलर लाइन पे लाई करता हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 4,0 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का मतलब है x की जगह मैं 4 और y की जगह 0 रख दूं तो भी इट इज़ इक्वल टू 0 ही होगा। लास्ट वाला जो मैंने RHS में जो लिखा है इसके इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर a × 4 + y की जगह 0 + 8 विल बी इक्वल टू 0, यानी a × 4 इज़ 4a + 8 इज़ इक्वल टू 0। 4a इज़ इक्वल टू -8, a का वैल्यू आ गया -2। तो हमारा पहला नंबर तो आ गया a की वैल्यू -2। अब आते हैं हमारे सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर के लिए अब हमको क्या, a की वैल्यू ऑलरेडी पता है -2, तो मैं a को रिमूव करके अब इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली लिख दूँ। a की जगह -2 लिखूँ, यानी इक्वेशन ये है -2x + y + 8 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये जो हमको दिया ये इक्वेशन नंबर 2। ऐसे मान लेते हैं दो इक्वेशन है, हमको इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। इसका मतलब हमको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा और x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बहुत इजी हो गया। अब मैं इनको सेम करती हूँ, कुछ भी, या तो x या y सेम करो। तो मैं x सेम करती हूँ, तो जो ऊपर वाला है 2 है उसको 4 करती हूँ, तो सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 करती हूँ। तो -4x + 2y + 16 = 0। और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ ही रहेगा, 4x - 3y - 14 = 0। एडिंग ही करेंगे क्योंकि साइन ऑलरेडी अपोजिट है। तो -y + 2 = 0 आ रहा है, -y = -2 आ रहा है, काट दो तो y की वैल्यू तो आ गई 2। ठीक है, अब इस y को मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालती हूँ। चलो,
तो -2x प्लस वाई की जगह +2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, -2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, -2x इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, वो है 5, x 5 है ना, पहले x फिर y, तो 5,2 ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा नंबर 2 का भी आंसर आ गया। 28 का ही और वाला सम है, यानी ऑप्शन वाला एक और सम है। लिखा है अनुज एंड सफीना स्टार्टेड अ न्यू गेम जोन कंसिस्टिंग ऑफ 2 गेम्स, शूटिंग एंड बॉलिंग। तो एक शूटिंग करते हैं उस गेम जोन में और एक बॉलिंग करते हैं, ठीक है। अब लिखा है दे रिलीज द फॉलोइंग रेट कार्ड फॉर द कस्टमर्स। तो देखो एक रेट कार्ड दिया हुआ है ना कि पैक है, एक तो सोलो 1 मतलब खाली बॉलिंग करो एक राउंड तो 60 रुपीज़ लगेंगे, सोलो 2 में है खाली शूटिंग करो एक राउंड का तो 75 रुपीज़ लगेंगे, कॉम्बो 1 है 3 राउंड्स की शूटिंग 2 राउंड्स की बॉलिंग करो तो 285 रुपीज़ लग रहे हैं। ऐसा तो बहुत बार ऑफर दिखता है ना, जनरली ऑब्वियसली कम ही है इसका। और कॉम्बो 2 4 राउंड्स की शूटिंग 5 राउंड्स की बॉलिंग करो तो टोटल में 485 लगेगा, ठीक है। जिससे कि लोग कॉम्बो ऑफर ज़्यादा लेते हैं बिकॉज उनको वो सस्ता दिखता है। अब लिखा है द प्राइस ऑफ शूटिंग इज़ द सेम इन बोथ द कॉम्बोज एंड द प्राइस ऑफ बॉलिंग इज़ द सेम इन बोथ द कॉम्बोज। हाउ मच मोर इज़ द प्राइस फॉर 1 राउंड ऑफ बॉलिंग इन द सोलो पैक दैन इन द कॉम्बो पैक्स, शो योर वर्क। तो ये सम जो है ना इसको भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम लेकर के कर लेंगे। इसमें कॉम्बो पैक के अंदर में देखो 2 चीज़ें दी हुई ना, उससे हम 2 इक्वेशन बनाते हैं। तो हम पहले लिखेंगे लेट इन कॉम्बो पैक रेट ऑफ 1 राउंड ऑफ शूटिंग be rupees X and 1 round of bowling be rupees Y। ये कॉम्बो पैक में, क्यों कॉम्बो पैक मैंने लिखा क्योंकि सोलो पैक में तो लिखा हुआ ही है ना कि 1 राउंड बॉलिंग का 60 है और 1 राउंड शूटिंग का 75 है। कॉम्बो पैक में कितना है ऑब्वियसली कम होगा, वो हमको नहीं पता। तो हमने कॉम्बो पैक का 1 राउंड ऑफ शूटिंग का X रुपीज़ और 1 राउंड ऑफ बॉलिंग का Y रुपीज़ माना। अब पहला बोल रहा है 3 राउंड शूटिंग यानी 3X प्लस 2 राउंड बॉलिंग यानी 2Y इज इक्वल टू टोटल प्राइस 285 होता है। एंड सेकेंड 4 राउंड 5 राउंड, तो 4 राउंड ऑफ शूटिंग 4X प्लस 5 राउंड ऑफ बॉलिंग 5Y इज इक्वल टू 485 होता है। तो देखो ये हमारे पास में 2 इक्वेशन तैयार हो गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, XY की वैल्यू निकालते हैं। तो कोई भी एक को मैं इसको ऊपर 5 से नीचे 2 से करके Y को कॉमन सेम कर देती हूँ। तो 5 से किया, 5 3 जार 15, फिर ये 10, फिर इसको 5 से करते हैं, 5 6 जार 30, 1430, नीचे 2 से कर रहे हैं, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10 और 485 को 2 से किया 970। अब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये बचा 7x इज इक्वल टू 460। तो x है 460 डिवाइडेड बाई 7। मुझे लगता है मैं कहीं कुछ गलत कर रही हूँ, 1 मिनट में वापस चेक कर लेती हूँ। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 286 नहीं, ये 285 है और प्राइस दूसरे का तो 485। अच्छा यहाँ गलती हो रही थी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये पार्ट मेरा ये दूसरा आएगा, तो ये भी दूसरा आएगा। तो 5 5 या 25, 1425। अब माइनस करते हैं तो 455 होता है। तो 455 अब मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो ये 65 आया है। अब x की वैल्यू मैं डालती हूँ तो y निकल जाएगा। तो मैं फर्स्ट में डालती हूँ
3 मल्टीप्लाइड बाई 65 प्लस 2y इज इक्वल टू 285 होता है। तो 195 प्लस 2y इज इक्वल टू 285 हुआ। तो 2y इज इक्वल टू 285 माइनस 195, यानी कि y की वैल्यू हो गई 45। तो कॉम्बो पैक में y मुझे चाहिए था क्योंकि बॉलिंग का ही पूछ रहा था कि सोलो पैक में जो बॉलिंग का रेट है दैट इज़ 60 रुपीज़। ठीक है, ये सोलो पैक का है, 60 रुपीज़ है सोलो पैक में। और कॉम्बो पैक में 1 राउंड अगर मैं बॉलिंग करूं तो मुझे पड़ रहा है 45। तो बोल रहा है सोलो पैक में कितना ज़्यादा है, 15 रुपीज़ ज़्यादा है। ठीक है, बॉलिंग का ही पूछ रहा है, शूटिंग का पूछ नहीं रहा है, तो खाली बॉलिंग का हमने बता दिया। करते हैं सम नंबर 29। देखो एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, और तुम्हारे स्क्रीन पे भी आया होगा और मैंने बोर्ड पे भी बना दिया ऑलमोस्ट उससे ऐसा ही। लिखा है शोन बिलो इज अ सर्कल एंड 2 कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स पी क्यू आर एस क्यू टी यू आर। पी क्यू आर एस क्यू टी यू आर ये कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है, यानी इनके साइड वाइड सब सेम है। और इसका हमको साइड भी दिया हुआ है एस टी एस यू यू टी। ये टेंजेंट है सर्कल के, ये देखो जो भी सर्कल के ऐसे टच होते हुए बाहर से निकल रहे हैं, एक है एस टी, ये यू टी भी बाहर होकर निकल रहा है, और ऊपर में आर यू भी बाहर होकर हुए निकल रहा है। ये तीनों टेंजेंट है, आर यू की जगह एस यू लिखा हुआ है। ठीक है, और लिखा हुआ है द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ 10 है, 10 10 10 10, ये सारे 10 10 है। यानी अगर एक बड़ा रेक्टेंगल सोचो तो ये P से लेकर T तक कितना है, 10 की जगह 20 हो गया ना। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये पूरा 20। और ये तो हमको मालूम ही है कि ये कितना है, ये तो 10 है ही। ओके, ये सारे भी 10 है, ऊपर वाला 20, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। और उस हिसाब से देखो तो एस टी क्या है, इस रेक्टेंगल का डायगोनल है एस टी। अभी पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो हमको सर्कल का रेडियस चाहिए, यानी एन वी बोलो या एन डब्ल्यू बोलो, वो हमको चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें पहली चीज़ तो हमको ऐसे देखो तो S एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, और इस सर्कल पे S से 2 टेंजेंट्स जा रहे हैं। वो 2 टेंजेंट्स क्या हैं, SW और SY, है ना। और ये SW और SY इक्वल हैं, बिकॉज थ्योरम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट जाते हैं एक ही सर्कल पे, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो उस तरीके से SW SY इक्वल है। ओके, ये तो नंबर 1 हो गया। ऐसे तो बहुत सारे हैं, देखो U एक एक्सटर्नल पॉइंट है, U से भी 2 टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल पे, वो है UW और UV, ये भी इक्वल है। सेम चीज़ बोल दोगे। यहाँ वैल्यू तो नहीं दी हुई, तो हम मान लें क्या कुछ वैल्यू, ये R मान लेते हैं या X मान लेते हैं। चलो ये X है तो ये भी X है, और ये रेडियाई है, तो देखो ये एक छोटा सा स्क्वायर ही बन रहा है अंदर, तो ये भी X ही हो गया। ओके, या रेडियस है तो R भी ले लो, X ले लो, कुछ भी, ये इक्वल हो गए। ओके, अभी वैसे ही T एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और T से भी देखो 2 टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल पे, एक है TV और एक है TY। ये भी सेम ही चीज़ हो गई ना, बाहर से जा रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगे। ये कितना होगा ये मैं बता सकती हूँ, बिकॉज UT हमको पता है ना टोटल 10 है, उस 10 में से हमने ये X हटा दिया, तो TV कितना होगा 10 माइनस X, यानी YT भी कितना होगा 10 माइनस X। तो ये हमको वैल्यू पता चल गया 10 माइनस एक्स, इसको हमने x लिया था। और SW को कितना लिया था, SW भी बता सकते हो अब तो। देखो SW कितना है, ये टोटल SU कितना है 20 में से भी x माइनस कर दो तो ये हो गया 20 माइनस एक्स। अच्छा, और ये SY कितना है, वही 20 माइनस एक्स। अब देखो ये टोटल ST की वैल्यू मैं एक और तरीके से निकाल सकती हूँ, वो क्या कि ये एक रेक्टेंगल ही तो बन रहा है ना पूरा बड़ा SPTU, उसमें ये P तो 90 डिग्री है, क्योंकि ऐसे देखो तो एक स्क्वायर था छोटा सा, उसमें तो 90 डिग्री है। तो ये SPT एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल का मुझे डायगोनल अगर पता करना, मतलब हाइपोटेन्यूज पता करना हो तो हम निकाल सकते हैं, या फिर वही फार्मूला है एक रेक्टेंगल के डायगोनल को निकालने का। तो मैं क्या करूँगी, ST की वैल्यू निकालती हूँ।
तो हम लिखेंगे कि एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर होता है, यानी कि एस पी हुआ 10 का स्क्वायर प्लस पी टी पूरा कितना है 20 का स्क्वायर, यानी कि एस टी कितना हुआ 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400 का रूट, यानी कि 500 का रूट। 500 का रूट यानी 5 इंटू 100 का तो बाहर निकल जाता है 10, तो 10√5 सेंटीमीटर। तो एस टी तो निकल के आ गया 10√5 है, हमने वैल्यू निकाली। और x के टर्म्स में भी हम एस टी निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम, ये देखो एस वाई प्लस वाई टी होता है ना एस टी, एस वाई है 20 माइनस एक्स, ये यहाँ से यहाँ तक 20 माइनस एक्स है, तो हम लिखेंगे 20 माइनस एक्स प्लस ये इतना वाई टी दैट इज 10 माइनस एक्स, ये टोटल एस टी होता है जो उसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 10√5 है ना। तो अब इसको सॉल्व करो तो x निकल जाएगा 20 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10√5, यानी कि 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 10√5। यहाँ निकाल देती हूँ बाकी का पोर्शन, 2x को चलो उधर भेज देते हैं, तो 30 माइनस 10√5 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या होगी, इसमें देखो 10 कॉमन जा रहा है, 3 माइनस √5 अंदर और डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू, x मतलब रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू या तो तुम बोलोगे कि रेडियस अगर ब्रैकेट में इस तरीके से रखना है तो 5 और ब्रैकेट में 3 माइनस √5 बोलो, या फिर 15 माइनस 5√5 बोल करके भी आंसर छोड़ सकते हो। ओके 29 में ही ये और वाला सम है, देखो इसमें फिगर दिया हुआ है जो स्क्रीन में भी आ रहा होगा तुम्हारे, और मैंने यहाँ पे भी वो फिगर बनाया है, 2 सेमी सर्कल्स है अलग अलग ऊंचाई के, अलग अलग रेडियस के। लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो M and N are the centers of 2 semicircles having radii 9 centimeter and 16 centimeter, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एस टी इज कॉमन टेंजेंट ऊपर वाला। अब हमको लेंथ पता करना है पी क्यू का, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ओके, और तो गिव वैलिड रीजन एंड ऑल है, तो इसमें हमको थोड़ा देखो कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा। अगर मैं पी एम को ज्वाइन करूं और इधर क्यू एम को ज्वाइन करूं, तो ये देखो सेंटर से टेंजेंट पे जा रहा है, तो सेंटर एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे मेक 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, सिमिलरली यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये ऐसे टेढ़ा बन रहा है ट्रेपीजियम जैसे। अगर मैं ये पी क्यू के पैरेलल एक लाइन एम से लेकर के जाऊँ और ये क्यू एन पे टच करे, समझ लो पॉइंट ए पे, तो एम ए क्यू पी, तो एक रेक्टेंगल बन गया, और नीचे में एम एन ए, ये जो है एम एन ए, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमको रेडियाई देखो दोनों का मालूम है, एक का छोटे का 9 है, बड़े का 16 है, तो छोटे का 9 है मतलब पी एम 9 सेंटीमीटर है, बड़े का पूरा 16 है, लेकिन देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये अगर 9 है तो क्यू ए भी 9 ही होगा। और अब ये एन ए पता चल गया, एन ए कितना है, ये है क्यू एन में से माइनस कर दो क्यू ए, मतलब कि 16 में से 9 माइनस कर दो, 7 सेंटीमीटर हमको एन ए पता चल गया। एम एन भी हम बोल सकते हैं कितना है, बिकॉज देखो एम से लेकर के ये सेमी सर्कल तक तो इस छोटे वाले का रेडियस है, और फिर एन से लेकर इस बाउंड्री तक बड़े वाले का, यानी कि 9 + 16, 9 + 16 हो गया 25 सेंटीमीटर। तो एम एन भी हमको पता चल गया 9 + 16 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल एम ए एन में मैं एम ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम एम ए निकालना है ना, तो एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, मतलब एम एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर होगा,
यानी कि 25 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 625 माइनस 49, 576। तो एम ए क्या हुआ, 576 का रूट यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो क्योंकि एम ए 24 है तो देयरफॉर पी क्यू पूछ रहा था, पी क्यू भी एम ए के इक्वल ही है, यानी कि वो भी 24 सेंटीमीटर होगा। दिस इज आवर आंसर। सम नंबर 30 है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से प्रूविंग लिखा हुआ है, प्रूव दैट cos टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x अपॉन 1 माइनस 10x इज इक्वल टू, राइट साइड है cot x प्लस 1 अपॉन sec x cosec x, यानी sec x मल्टीप्लाई बाई cosec x। तो हम पहले LHS करते हैं और ये करते हैं, ये क्या है cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस ये साइन टू द पावर 4x है साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। नीचे एक बार अच्छा कर देते हैं, इसको भी साइन कॉस में बदल देते हैं। तो 10x को मैं साइन x अपॉन कॉस x, तो सब साइन कॉस में ही हो गए। ये अभी मैं सिर्फ LHS कर रही हूँ, RHS बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सॉल्व होते होते ये तो नहीं आएगा, इसलिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा रही हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे एलसीएम लिया कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो इसको मैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है। देखो इससे हमारा, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है तो एक पार्ट तो कट गया, ये और ये वाला पार्ट तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ओवरऑल बचा है ये कॉस एक्स एकदम ऊपर चला गया, कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। ठीक है, ये हमारा LHS आया है। अब देखते हैं हम RHS भी यही लेकर के आते हैं। तो जब हम RHS सॉल्व करेंगे, कॉट एक्स को मैं कॉस साइन में बदलती हूँ, तो मैं लिखती हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक एक्स हो गया 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो गया 1 बाई साइन एक्स। ऊपर वाले में LCM आ रहा है साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन ये मैं 1 बाई कॉस एक्स साइन एक्स ऐसे लिख दूँ। ओके देखो इसका साइन एक्स नीचे का और साइन एक्स नीचे का कट गया, इज इक्वल टू ये एकदम नीचे कॉस एक्स है, ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इन ब्रैकेट। यही चीज़ तो LHS में था, तो हमने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देखो सम नंबर 31, एक स्क्वायर डार्ट बोर्ड दिया हुआ है, उसमें कुछ एक नंबर्स हैं। देखो ये तुमको लोगों को फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी वो बनाया है। लिखा है कि अ स्क्वायर डार्ट बोर्ड हैज सेक्शंस नंबर्ड 1 to 12। अगर ध्यान से देखो तो पूरा लिखा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये डार्ट बोर्ड में लिखा हुआ है। और एज शोन बिलो, प्लेयर्स हैव टू मेक प्रेडिक्शन एंड थ्रो अ डार्ट। पहले एक प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि मेरी डार्ट इधर आने का या जीतने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, फिर डार्ट फेंको। तो दे विन इफ देयर डार्ट लैंड्स ऑन द सेक्शन दैट मैचेस देयर प्रेडिक्शन। उन लोग ने जो प्रेडिक्शन किया उस पर मैच होता है कि नहीं, तभी उन लोग जीतेंगे। तो 3 जो हैं प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं ये कंपटीशन। आर्या है फर्स्ट, आर्या कहती है माई डार्ट विल लैंड ऑन अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट मतलब प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। और बशीर सेज माई डार्ट विल लैंड ऑन एन इवन नंबर। और कैथी बोलती है माई डार्ट विल लैंड ऑन अ फैक्टर ऑफ 12। जो 12 को डिवाइड करते हैं वो नंबर पे मेरा डार्ट आएगा। नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देयर प्रेडिक्शंस ऑकरिंग एंड डिटरमिन हु हैज़ द हाईएस्ट चांसेस ऑफ विनिंग। अब देखो
ऐसे तो देख करके सम ठीक है, इजी लग रहा है, लेकिन जब हम इस डायग्राम को देखते हैं प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए, तब कन्फ्यूजन हो सकता है। इन जनरल तो कोई भी काउंट कर लेगा, अच्छा 12 हैं, 12 हैं, उसमें अगर आर्या बोल रही है कि खाली कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट नंबर हो गए 1 2 3 नहीं है, 1 2 3। देखो आर्या वाला कौन सा है, मैं लिखती हूँ। कॉम्पोजिट नंबर जो है वो है 4, 5 तो प्राइम नंबर है, 4 6 8 9 10 12, यानी कितने नंबर है, 6 नंबर्स हैं। टोटल में 12 है, तो तुम बोलोगे 6/12 कर दो, बस 6/12 कट रहा है, 1/2। आर्या की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 है। लेकिन अगर हम इतना इजी ये सम है नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो ये क्लास 10 के लेवल की ही नहीं है ये वाली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऐसा तुम लोग के कोई ना तो किसी चैप्टर में है ऐसे सम, और नहीं ऐसे सम आते हैं। फिर भी अब दिया है तो हम सॉल्व भी करेंगे। और एक और चीज़ कि जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, जो एनसीईआरटी के ये प्रैक्टिस पेपर के साथ में जो कुछ आंसर्स दिए हुए थे, तो उन आंसर इसके जब मैंने सॉल्यूशन को देखा, तो वो सॉल्यूशन जो है वो तुम लोग देखोगे समझ में भी नहीं आएगा कि ये सॉल्यूशन सामने है, लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वो चीज़ पढ़ी हुई ही नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से लॉजिकली सोच करके, ठीक है, लॉजिकली एकदम कि ऐसा होना चाहिए। जैसे कि अभी देखो, अगर इस पे डार्ट फेंको तुम, तो क्या हर एक नंबर पे आने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है क्या, यानी कि जो जगह दी गई है हर एक नंबर के लिए, क्या वो बराबर है, इक्वल दिया गया है क्या सब सारे नंबर को उतनी अपॉर्चुनिटी। तो हम देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बराबर बराबर जगह है, लेकिन 9 10 11 12 को डबल डबल जगह दे दी गई है। 7 8 मिल करके 12 हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है ना, डार्ट फेंकोगे तो ज़्यादा चांसेस तो 9 10 11 12 में डार्ट पहुंचने की है, बिकॉज वो बड़े बड़े स्पेसेस हैं। ठीक है, कितने बड़े हैं, 9 2 बार, एक्चुअली ये 1 और 2 मिला के 9 है, 3 और 4 मिला के 10 है। ठीक है, तो 9 10 11 12 की जो स्पेस है वो बाकी नंबर्स की डबल है। तो इजी करने के लिए, हाँ, जो सीबीएसई के जो प्रैक्टिस पेपर में जो सॉल्यूशन था वो समझोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वैसा अभी इस लेवल पे क्लास 10 में समझने की वैसे आते भी नहीं है सम्स। तो हम लोग क्या करेंगे इजी करने के लिए, क्योंकि 9 इन एक के माने ये डबल के बराबर है, तो हम 9 को 2 बार काउंट करते हैं। तो हमारे पास ऐसे नंबर है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 बार, 10 2 बार, 11 2 बार और 12 2 बार है, बिकॉज डबल प्रोबेबिलिटी है, इसके डबल स्पेसेस दिए हुए हैं। अब बताओ कितने हैं नंबर टोटल, 1 2 3 4 7 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल में 16 हो गए ना अभी। अब बताओ आर्या अगर बोलती है कॉम्पोजिट नंबर आएगा, तो अब कितने चांसेस है आने के, देखो 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 अब 2 बार है, तो 9 को लेंगे 2 बार, 10 को भी लेंगे 2 बार और 12 को भी लेंगे 2 बार। तो अब 6 नहीं, कितनी है उसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आर्या वाली, ठीक है, वो है 9/16 की। ओके, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड है बशीर का। बशीर बोल रहा है कि उसके कोई सारे इवन नंबर्स आएंगे, इवन नंबर पे डार्ट गिरेगा। तो इवन नंबर अगर मैं शुरू से चालू करूँ तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 को मैं अगेन 2 बार लूँगी, 12 को भी 2 बार लूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी जो बशीर ने बोला है उसकी प्रोबेबिलिटी है 8/16, कट रहा है ये 1/2 हो गया। और लास्ट में कैथी बोलती है फैक्टर ऑफ 12 में आएगा। तो 12 के फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 12 का फैक्टर 6 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 नहीं, और खुद 12 है, तो 12 2 बार है, इसलिए 12 2 बार हमने ले लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स कैथी का, यानी कि कैथी नहीं लिखा है यहाँ पे, फैक्टर ऑफ 12।
अब प्रोबेबिलिटी जो है, जो कैथी ने बोला है, वो क्या है, वो है 7/16। अब किसके आने की ज़्यादा चांसेस है, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी है, तो वो हम ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पॉइंट में करके देख लो। 1/2 होता है 0.5, 16/9 होता है 0.5 के बाद आगे भी जाएगा। एक मिनट करके देख लेती हूँ। ये 10 और 0.56, तो इससे तो ज़्यादा ही है। और 7/16, अगेन 16 से 7 को डिवाइड करके देख लेते हैं, कम ही होगा ऑब्वियसली। 0.4 समथिंग आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमको आर्या ने जो बोला था वो आ रहा है 9/16। तो 9/16 इज़ द आंसर। तो डोंट वरी, ऐसे सम्स आई डोंट थिंक ऐसे सम्स आएंगे, बिकॉज ये हमारे 10 के हमने कोई बुक में ऐसा किया ही नहीं है कि कोई पार्ट है उसके डबल आ रहे हैं, तो हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं। बट अब प्रैक्टिस में एक बता दिया कि मतलब कुछ ऐसे ट्रिकी अगर सम हो तो थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देना, ठीक है। तो अब जैसे हमने इस तरीके से कर लिया समझने के लिए, हालांकि जो प्रैक्टिस पेपर था उसमें सोल्यूशन बिल्कुल अलग था। तो ये हमने ख़त्म किया सेक्शन सी। अब बचता है सेक्शन डी और ई, वो भी मैं आने वाले वीडियोज़ में फटाफट लेकर के आऊँगी। तो प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही कॉन्फिडेंट रहोगे और उतने ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर के आ पाओगे। ओके, अगर ये वीडियोस, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं तो डू लाइक दीज वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल, और इफ़ यू हैवेंट शेयर्ड इट विथ योर फ्रेंड्स, शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।